Good morning students, this is Preeti from Mother Teresa Public School and today we are going to study class 10th Geography chapter number 1 Resource and Development. So let's start the chapter with types of natural resource. तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स के टाइप पढ़ेंगे। आपको पता ही है व्हेन वी सर्वाइव ऑन द अर्थ तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है टू लीड आवर लाइफ। जैसे सनलाइट हो गया, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, रबर, मैन मेड रिसोर्स, टायर्स, डाइनिंग टेबल, वुड एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है टू सर्वाइव, ताकि हम इनसे रिसोर्स को ले सके और वही रिसोर्स हमारी होल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आपके थे जैसे सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, दीज आर नेचुरल रिसोर्स। एंड रबर, टायर, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर, वुड, दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस। अब देखो ये जो रिसोर्सेज है, जैसे वुड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन जब तक उसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगेंगे, मैन मेड एफर्ट्स नहीं लगेंगे, तब तक वो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं बनेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल बनाने के लिए उसमें मैन एफर्ट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे हमें नेचुरली वुड मिलती है नेचर से, उससे क्या बनाते हैं हम? फर्नीचर बनाते हैं, चेयर बना दिया, डाइनिंग टेबल बना दिया, है ना। डोर, विंडोज़, ये सब कब बनते हैं? जब हम उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक इसी तरह से मेटल से स्पून हो गई, टेबल हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, सैंड से पोटरीज हो गई, क्ले पॉट्स हो गए, ऐसे ही कॉपर से मूर्ति बनती है, स्टैचूज़ बनते हैं। तो जब तक नेचुरल रिसोर्सेज में ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगेंगे, तब तक वो हमारे यूज़ के काबिल नहीं बनेगी। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या है? तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट एज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resources। देखो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज अभी मैंने बताया था, जैसे हमारे यहाँ कोई मंदिर है, मंदिर के पीछे ऑयल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। लेकिन जब तक हम उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, उस ऑयल को रिफाइन नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे किसी काबिल नहीं है। ये होता है टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। दूसरा होता है इकोनॉमिकली फीसिएबल। इकोनॉमिकल फीसिएबल में क्या होता है? उसमें टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इनफ लेबर है हमारे पास या नहीं है, या इकोनॉमिकली जो हम पैसा उसमें लगा रहे हैं वो हमारे पास है या नहीं है। क्योंकि पैसा होगा तभी तो हम उस नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने लायक बना पाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी लगाकर। और टेक्नोलॉजी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए पैसा होगा। ठीक है, इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जिस एरिया में हमें वो नेचुरल चीज़ मिल रही है, जैसे ऑयल हमें मंदिर के पीछे मिला, क्या वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करें, या उनको टेक्नोलॉजी लगाने से या उस चीज़ को, मिनरल्स को वहाँ से निकालने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। वहाँ के लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट है कि हम वहाँ से इस चीज़ को निकालें, इस रिसोर्स को निकालें और उसको यूजेबल बनाएं। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन देख लो। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट एज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। क्लियर? अब समझ आ गया सबको? आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आपको पता है, जैसे नेचुरली मैंने अभी आपको कहा कि मंदिर के पीछे ऑयल मिला, तो ये ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर। ह्यूमन बीइंग ने नेचर के साथ इंटरेक्ट किया और उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया? उससे, उस मिनरल से ऑयल निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, रिफाइन किया, फैक्ट्रीज लगाई।
ठीक है, और फिर उस चीज़ को इकोनॉमिकली डेवलप किया। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ आर ऑल रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर? क्या आपको ऐसा लगता है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेचर से फ्री गिफ्ट मिले हुए हैं? तो ऐसा नहीं है, नो। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे रिसोर्स और डेवलपमेंट, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स एंड उसके बाद लास्ट में है रिवीजन। नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया था बेस ऑफ ओरिजिन में, बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड लास्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ओरिजिन के बेस पर रिसोर्स को क्लासीफाई किया जाता है। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। फिर से देख लो, बायोटिक में आते हैं आपके जैसे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सब आती है आपकी बायोटिक्स में, बिकॉज दीज बिलोंग्स टू लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक में क्या होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, दीज कम्स इन अबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम the biosphere such as living things and from forest and materials derived from them. This mainly include fossil fuels like petroleum, coal gas, etc. तो पेट्रोलियम, कोयल गैस भी इसी के अंदर आता है, किसमें, बायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग, सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आर अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया सके, और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और आपकी solar energy, wind, water, etc. These are renewable resources which can be used again. आगे देखिए, resources on the base of ownership. Ownership के बेस पर resources को हम क्लासीफाई करते हैं individual resource, community resource, national resource and international resource. Individual resource के अंदर जैसे आपके पास कोई कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, इसको आप सिर्फ खुद ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी मर्जी से इसको दो या मत दो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स में जैसे आपके पार्क आ गए, दीज आर कम्युनिटी रिसोर्स, क्योंकि इसको कोई एक इंडिविजुअल ना यूज़ करके उस एरिया के सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो सबके द्वारा इस्तेमाल होते हैं, कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है आपका नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स के अंदर क्या है, जैसे आपके नेशनल लैंड आ गई, लैंड पता है ना, ये देखो किसी भी नेशंस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं लैंड बाउंड्रीज के अंदर, वो सब किसके अंदर आएंगे, नेशनल रिसोर्स के अंदर आएंगे। या फिर आप कह सकते हैं 192 किलोमीटर तक आपके, जैसे इंडिया के 19.2 किलोमीटर तक या 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी रिसोर्स होगा, फिर चाहे वो वाटर है या लैंड है, वो सब किसकी होगी, उस पर्टिकुलर कंट्री की होगी। या फिर 370 किलोमीटर के अंडर में जितना भी एरिया आता है, फिर चाहे वो वाटर बॉडीज़ हो या लैंड बॉडीज़ हो, वो सब किसके अंदर आएगा, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो वो नेशनल किसके अंदर आएगा, नेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर उससे बाहर कोई रिसोर्स है और वो कंट्री उसको यूज़ करना चाहती है, 370 किलोमीटर से आगे है और उसको कंट्री यूज़ करना चाहती है, तो उसके लिए उससे यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन उसको परमिशन देगा कि वो उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ये कब होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर। इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर जो रिसोर्स हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आते हैं,
ठीक है, लेकिन आप फिर भी वो कंट्री उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन पर डिपेंड करता है कि वो उसको परमिशन देगा या नहीं देगा। क्लियर? आगे है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में देखो, इसमें पॉलिटिकल रिसोर्सेज होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। पॉलिटिकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल तो हैं बट वी आर नॉट यूजिंग दिस पॉलिटिकली। जैसे गुजरात में विंड है, ठीक है, या राजस्थान में सोलर एनर्जी हो सकती है, पर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहाँ पर सोलर प्लांट नहीं लगा रहे या विंड प्लांट नहीं लगा रहे, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल रिसोर्सेज। इसके अलावा नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? जो अभी कंट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर अभी भी यूज़ हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक में है जो रिसोर्स तो हैं पर उसका अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे ये देखो H2O है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब रिसोर्सेज है बट वी आर नॉट यूजिंग दिस, इसीलिए ये हमने क्या कर रखे हैं? स्टॉक कर रखे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। क्लियर? और नेक्स्ट है आपका रिजर्व। रिजर्व रिसोर्सेज तो आपको पता चल रहा होगा, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने आने वाली जनरेशन के लिए रिजर्व कर रखा है, इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। जैसे आपने नेशनल पार्क्स देखा होगा जिसको हमने रिजर्व किया हुआ है, इस जंगल जैसे नेशनल पार्क में जितनी भी या नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी पार्क आते हैं उसमें हम जंगलों को काटने नहीं देते, लकड़ी को काटने नहीं देते, जानवरों को मारने नहीं देते। वाई? बिकॉज हमने उनको रिजर्व किया हुआ है आने वाली जनरेशन के लिए। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज योर चैप्टर। बाकी सेकंड पार्ट इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।